हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा साजिद और आप इस वक्त देख रहे हैं BU TV। मेरे साथ इस वक्त को होस्ट मौजूद हैं सर सारिम, क्लस्टर हेड ऑफ मीडिया स्टडीज़। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक ड्रामा बेबी बाजी पे रिव्यू करा था, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर ड्रामा रह चुका है। तो हमारे साथ इस वक्त उसके बहुत ही फेमस राइटर मौजूद हैं, मंसूर अहमद ख़ान। तो चलते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का सर शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आप ये बताएं आपको हमारा वेब रेडियो, वेब टीवी भाई यूनिवर्सिटी का कैसा लगा? इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड था, बहुत अच्छा सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हुई थी, बड़ी टाइमली सारी चीज़ें हुई थी, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस जॉइनिंग यू। सर इट्स रियली एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। एंड मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं डायरेक्ट इस चीज़ पे आऊँगा जो शो आपका सबसे ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ बेबी बाजी। सो हमारे लिसनर्स भी बहुत ज़्यादा ईगर हैं टू नो अबाउट दैट। द फर्स्ट थिंग सर दैट कम्स इन आवर माइंड इज़ बेसिकली ये Sir, जो इंस्पिरेशन है इस स्टोरी के लिए, दैट इज़ बेबी बाजी। हर राइटर कुछ ना कुछ सोचता है, कहीं से उसको एडेप्टेशन होती है, कहीं उसको किसी कैरेक्टर में से नज़र आती है, किसी घराने में वो जाता है तो वो ये चीज़ देखता है। फॉर यू, आपके लिए बेबी बाजी की इंस्पिरेशन, कॉनोटेशंस ये कहाँ से डेवलप हुई? थैंक यू सारिम, ये बड़े ही बुनियादी सवाल है ना। आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल किया, क्योंकि बेबी बाजी की जो इंस्पिरेशन है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल की थी। मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये था कि जो भाई बहन आपस में पलकर एक साथ बड़े होते हैं, जो एक दूसरे पे अपनी जान छिड़कते हैं, ऐसा कैसा होता है, कैसे हो जाता है कि वो बड़े होकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लेते हैं। और जब मैंने इस चीज़ के सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि अक्सर और बेशतर ये मामला उस वक्त आता है जब प्रॉपर्टी के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मैं जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा था वो यही था कि जो भाई से भाई की मोहब्बत है वो किस तरह डिफरेंट प्रायोरिटीज़ पर आ जाती है। कि वो ख़ास तौर पे जो आखिर के दो भाई थे, वलीद और वासिफ, आपने देखा है कि उनके अंदर कितना डिस्टेंस आ जाता है। वो भाई को कहता है यार मैं तुम्हें मिस करता हूँ, मेरा भाई कहीं चला गया है। और एक उस जगह वो वलीद का डायलॉग होता है कि शादी के बाद भाई भाई नहीं रहते, उससे बीवी का शौहर और बच्चों का बाप बन के रह जाता है। बिल्कुल। तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस था ना, इसने मुझे चार भाइयों की कहानी बनाने पर मजबूर किया। दूसरा थॉट प्रोसेस ये था, एक माँ होती है जो अपने ख़ानदान को, एक औरत बड़ी मजबूती से चलाती है, उसका होल्ड होता है और एक लेवल आता है वो पूरे ख़ानदान के लिए इररेलेवेंट हो जाती है। ट्रू। जो इसके अंदर डायलॉग था, जब बेबी बाजी ओल्ड एज होम में चली जाती हैं तो उनकी एक नेबर उसको कोट करती है कि कल तक इनसे पूछे बगैर घर में खाना नहीं बनता था, आज इन्हें कोई खाने का नहीं पूछता। तो वो जो इंस्पिरेशन थी ना कि यार ऐसा कैसे होता है, उसमें मैंने जब सवाल ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि यार जैसे ही औरत का शौहर मरता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं तो माँ तो इररेलेवेंट हो जाती है उनके लिए। और नॉर्मली अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सबसे छोटा बच्चा जो होता है, बेटा होता है, माँ उसकी लायबिलिटी बन जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इस सारी चीज़ों को मिला के मैंने एक कहानी बुनने की कोशिश की थी और बड़ी दयानतदारी से बुनने की कोशिश की थी, जहाँ माँ बाप का वो प्यार जो वो बच्चों के लिए ज़िंदगी सेक्रीफाइस करते हैं वो दिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि वो ही जो मैसेजिंग मैं करना चाह रहा था शायद अल्लाह ताला को मंजूर था कि अल्लाह ताला ने उस दयानतदारी का मुझे सिला दे दिया। जो बेबी बाजी, अगर मैं सीरियसली बात करूँ तो जब मैं लिख रहा था तो टू मी इट वाज रन ऑफ द मिल यार। बहुत सारे ड्रामे आए इन मौज़ूओं पे, बहुत सारे लोगों ने लिखा है ऐसी मौज़ू पर, लेकिन इस ड्रामे का इस लेवल तक चले जाना वो अल्लाह ताला ने मुझे मेरी दयानतदारी का सिला दिया, लोगों की मोहब्बत का सिला दिया। और बहुत सारे, सिर्फ मैं नहीं, आई ऑलवेज़ गिव द क्रेडिट टू द डायरेक्टर जिसने इसकी एग्जीक्यूट किया। राइटर तो कागज़ पे लिख देता है, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो True. वो एग्जीक्यूशन जो थी, हेड्स ऑफ टू द तहसीन खान जो इस ड्रामे के डायरेक्टर थे। और फिर कमिंग टू द कास्ट, जो मुझे इतनी रिच कास्ट मिली, आई वॉज लकी इनफ के मुझे लीजेंड एक्टर्स मिले
समीना अहमद, मुनव्वर सिंह बिल्कुल साहब। बिल्कुल, no आई doubt. वाज लकी इनफ कि मुझे सीजन्ड एक्टर्स जवेरिया सऊद, सऊद कासमी, सुनीता मार्शल, हसन अहमद, जुनेद नियाजी, नो डाउट, ये तो तूबा, बहुत प्रोमिनेंट नेम है हमारी इंडस्ट्री के. फजल, ऐना। तो दैट वाज पूरे ड्रामे को फिर उसने उठाया। मतलब सब चीज़ें अच्छी इसलिए हो गई, आई थिंक सबकी नीयतें बहुत साफ थी। सर जैसे आपने करेक्टर की बात की तो थोड़ा सा इस पे भी बताएं कि जैसे जवेरिया सऊद, सुनीता मार्शल और वो हसन, जो ये रियल लाइफ में भी मैरिड कपल्स हैं, तो आपने पहले से सोचा हुआ था कि इनको कास्ट करना है? नहीं, मैंने नहीं सोचा हुआ था। दैट वाज प्योरली Director's call. नो, ये इनफैक्ट डायरेक्टर्स कॉल्स और प्रोडक्शन हाउस का अपना डिसीजन था। बट वो एक उन्होंने डिसीजन लिया जो कि ज़्यादा वो प्रोमिनेंट हो गया, वो उसका एक एलिमेंट हो गया, रियल लाइफ कपल्स ऑन द रील। तो वो भी एक अच्छा एलिमेंट ऐड हो गया। बट इट वाज नॉट द थॉट प्रोसेस फ्रॉम द माई साइड, बट आई थिंक फ्रॉम द प्रोडक्शन एंड द डायरेक्टर। ओके ओके, दैट वाज अमेजिंग बेसिकली, क्योंकि वो जब थे और उनकी बॉन्डिंग भी बहुत, उसने जो है ड्रामा बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दिया। एग्जैक्टली वो ये बात आपकी, ये ऑब्जर्वेशन आपकी सही है, क्योंकि फिर ना वो दीवार हट गई कि मेरे सामने एक्ट्रेस खड़ी है। वो रियल लाइफ ही लग रहे थे, वो हेजिटेट नहीं करते थे। जैसे एक सीन है जिसमें हसन अहमद खींचते हुए सुनीता मार्शल को लेके जा रहे होते, तो उन्हें पता है मेरी अपनी बीवी है, इसको लग भी जाएगी तो बाद में मैं इसको कंसोल कर लूँगा। कोई और एक्ट्रेस होती तो वो शायद हेजिटेशन आ जाती कि इसको लग ना जाए। तो बड़ा रियलिस्टिक शूट हो गया उस तरह का। तो और ऑडियंस भी थोड़ा बहुत इससे कनेक्ट करती है कि जब वो ऐसे सीन देखती है थोड़ी बहुत, जैसे हमने उसमें अस्मा का देखा सीन जो था। तो मुझे थोड़ा सा इस करैक्टर के बारे में आप थोड़ा सा और एलेबरेट करें कि इतना सब उसके साथ हो जाने के बावजूद भी वो रह रही थी, तो इसके पीछे लाइक क्या वजह है इसकी? अस्मा के बारे में बात कर रही हैं। देखिए, अस्मा का कैरेक्टर ही यही था कि वो सुलह जो कैरेक्टर था, वो मिलाप कराता था, वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता था। और उसके पीछे रहने की पहली वजह ये थी, देखिए उसका ससुराल बड़ा सपोर्टिव था, शौहर गो के बहुत। तो उसको कहीं ना कहीं ये थॉट था कि यार मैं खुश नसीब हूँ, वरना लड़कियों को तो शौहर भी बुरे मिलते हैं, ससुराल भी बुरा मिलता है। तो इसमें पॉजिटिव चीज़ ये थी कि उसका ससुराल अच्छा था। दूसरी चीज़ ये कि जब वो अलग भी हो जाती है तो वो कंटिन्यू रखती है, और वो एक दो जगह कहती है कि मैं इसलिए चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे को माँ बाप का प्यार मिले। और जब उसे ये पता लग जाता है कि नसीर इज़ इन्वॉल्व विद अदर वुमेन, और मैं एक ना एक जगह पे जाके नसीर अलग ही हो जाएगा और मेरे बच्चे को भी वो उस तरह से नहीं पूछेगा, तो फिर मैं क्यों सेक्रीफाइस कर रही हूँ। तो वो अपने लिए नहीं कर रही थी, वो पहले फैमिली के लिए कर रही, फिर अपने बच्चे के लिए कर। और जब उसको ये पता चल गया कि अब बिखरना ही है, तो शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। फिर वो खुद कहती है, वो खुद हाथ में थमाती कि मुझे कुला दो भाई, जाओ अपनी ज़िंदगी। अच्छा, एक चीज़ सर, हमारे लिसनर्स बहुत ईगरली इस चीज़ को जानना चाहेंगे। देयर इज़ अ कैरेक्टर जिसको सभी ने बहुत ज़्यादा सराहाया, दैट इज़ अज़रा। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि देखें, एज अ राइटर, हर राइटर किसी ना किसी कैरेक्टर को सोचते हुए लिखता है। लाइक अगर क्रिसमस कैरल थी चार्ल्स डिकेंस की, तो उसने इस कैरेक्टर जो एक स्क्रूज था उसको अपने बाग में एक ग्रेव यार्ड थी, उसके अंदर एक समझ लें अंडरटेकर काम करता था, उसने वहाँ से उस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ली। तो जो आपका कैरेक्टर है दैट इज़ अज़रा, तो उसकी इंस्पिरेशन एज अ राइटर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने सराउंडिंग से ली या आपका खुद थॉट प्रोसेस था जो इस कैरेक्टर को डेवलप किया? सारे में सवाल के लिए इतना बड़ा रेफरेंस देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अज़रा जैसा कैरेक्टर तो तुम्हारे मेरे गिर्द हर वक्त ही मौजूद होता है, ठीक है ना। तो इस कैरेक्टर के जो इंस्पिरेशन जो है ना वो, और मैं यकीन करो वो तो जब ऑन एयर हो गया उसके बाद कई लोगों ने कहा हमने तो अज़रा के मेल वर्जन्स भी देखे हुए, ठीक है। तो अज़रा जैसा कैरेक्टर हर ख़ानदान में मौजूद होता है, आपके ऑफिसेज में मौजूद होता है, आप अगर स्टूडेंट तो आपकी क्लास में मौजूद होता है जो सबकी बुलिंग कर रहा होता है, बिल्कुल, जो विदाउट एनी रीज़न इश्यूज़ क्रिएट कर रहा होता है, फड्डे डाल रहा होता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है इसकी लड़ाई से हो जाए, इसकी लड़ाई से हो जाए। ये हम इर्द गिर्द देखते हैं। आप कभी नई जॉब पे ऑफिस में जाएं, कोई ना कोई एक बंदा होता है जो आपको टफ टाइम देने के लिए पहले से बैठा हुआ होता है वहाँ पे, वो आपको बुली भी कर रहा होता है, वो कर रहा होता है। तो अज़रा का जो कैरेक्टर है वो, दो आई हैव इंस्पिरेशन इन सराउंडिंग इज़ वेल, और मैं सबसे जब भी मेरी बात होती है कैरेक्टर्स के ऊपर तो मैं यही कहता हूँ कि अज़रा, बेबी बाजी और अस्मा, ये तीनों कैरेक्टर्स मेरी ज़िंदगी में मेरे बचपन से मौजूद थे।
तो मैं देख रहा था इर्द गिर्द। बट ऑनेस्टली सर हम आपसे ये नहीं कहेंगे बताएं वो कौन कैरेक्टर से, ऑफ कोर्स उनकी भी अपनी एक रिस्पेक्ट है। नहीं, मैं बताऊंगा भी नहीं, आप Exactly, कहेंगे that's the good मुझे thing. भी अपनी But जिंदगी as a- अजीज है। अब मैं समझ रहा हूँ वो बहुत ही आपसे आनी करीब होगी, क्योंकि जो आपने उस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है और जो छोटी छोटी चीज़ें थी, आई एम डैम श्योर कि आप उसको बचपन से उस कैरेक्टर को देख रहे होंगे। और इनफैक्ट जो आपने बात की हम सब अपने अतराफ देखते हैं, सो एज अ राइटर, एज स्टूडेंट्स या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो ये चीज़ समझ रहे होंगे कि जब भी एक कैरेक्टर को डिज़ाइन किया जाता है, कोई भी कैरेक्टर, तो हमें सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन एज ए स्टूडेंट से मैं कहूँगा यानी हमें सराउंडिंग्स में देखनी चाहिए। योर थॉट्स आर ऑन दैट? असल में देखो, राइटिंग करते वक्त ना ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक चीज़ को लेके कैरेक्टर बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि जितने जो काम किए अज़रा ने वो रियल लाइफ में भी उस कैरेक्टर ने किए होंगे। कुछ चीज़ें उसमें फिक्शनल भी हैं, ठीक है। और राइटिंग के लिए 4 एलिमेंट मुझे लगता है कि कारामद साबित होते हैं। आपका मुताला, आपका मुशाहिदा, आपका तजर्बा, आपका तख़य्युल, ठीक है। यही 4 चीज़ें मिल के चीज़ें बनाती। मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल ये जितने कैरेक्टर्स ने जो कुछ भी किया स्क्रीन के ऊपर, रियल लाइफ में भी ये कैरेक्टर्स ऐसे ही हैं एग्जैक्टली। फिक्शनल एलिमेंट मौजूद है, फिक्शनल एलिमेंट मौजूद है। सर आपने वैसे ये अज़रा का कैरेक्टर जो है, ये मेन कैरेक्टर सोचा हुआ था या वो एक्टिंग के बाद ही ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये देखें, मैं जब लिख रहा था तो मुझसे कास्टिंग पूछी थी कि आपके दिमाग में कौन है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ अज़रा का वो वाहिद कैरेक्टर था जो मैं चाहता था कि मैंने एक्टर्स के नाम दिए थे। उनमें मैंने 2 नाम दिए थे, देयर वाज जवेरिया सऊद एंड फ़ायज़ा हसन, ओके, ठीक है। बंस रोड किंग नीलोफर उनका बड़ा, तो ये 2 थे। और मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि अगर ये नहीं मिल रहे तो फ़िलहाल इस स्क्रिप्ट को ना करें इनकी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग के। तो आई वाज लकी इनफ कि जवेरिया सऊद मिल गई मुझे और उन्होंने इस किरदार को अमर कर दिया। ओके सर, ब्रिलियंटली उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट और किया। सर ये भी बताएं कि सबका एक ही सवाल है आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका पार्ट 2 कब आएगा। अच्छा, पार्ट 2 अगर आप ला भी रहे हैं इन केस, तो क्या वो आवाम की वजह से या कमर्शियल वगैरह का कोई सीन है इसमें? बहुत ही टेक्निकल सवाल कर लिया आपने। थोड़ा इंतज़ार कर लें। ओके, मुझे लगता है कि इसका ऑफिशियल जवाब आपको चैनल की तरफ से, प्रोडक्शन हाउस की तरफ से मिल यानी हमें जाएगा। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमें थोड़ी सी कोई चीज़ जाननी है, लाइक फॉर एग्जांपल कि वहीं से कंटिन्यूएशन है या न्यू कास्ट है या एवरीथिंग इज़ अ न्यू स्टोरी, बस सिर्फ नाम बेबी बाजी है, सो जो ऑडियंस हमारी सुन रही है यानी दे आर नॉट गेटिंग सारे एनीथिंग देखो, एट दिस पॉइंट। लोग ना नाम से कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ लोग उन किरदारों से कनेक्टेड एग्जैक्टली। बिल्कुल तो ऐसे ही। वो किरदार लोगों, दे वांट देम ऑन द स्क्रीन ना। अगर हुआ तो वो किरदार होंगे, और कैसे होंगे, क्या होगा, दिस इज़ $1 million क्वेश्चन, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। ओके सर, थोड़ा सा ये ऐना आसिफ के कैरेक्टर के बारे में बताएं। इस पे बहुत ज़्यादा हमने देखा, हर कोई बंदा बात कर रहा है कि अच्छा ये तो छोटे हैं अभी, तो ये इस तरीके से नहीं दिखाना चाहिए था। तो ये आपने सोचा हुआ था या वहाँ से कुछ ऐसा हुआ है या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की तरफ से? नहीं, देखें, जो स्क्रीन के कैरेक्टर्स थे ना, अब वो हुआ ये कि कुछ जगहों पे उन कैरेक्टर्स की रियल एज अनाउंस हो गई, ये सारी चीज़ें स्क्रीन पे। बोथ कैरेक्टर्स, द वलीद एंड द समन, जो एन आसिफ का आप नाम लेते हैं, या फजल जो कैरेक्टर थे, ते स्क्रिप्ट के अंदर दे आर अडल्ट्स, दे आर अबव 18, और अबव 18 दे डू द रोमांस इन द सोसाइटी। मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया तो क्या मैंने गलत कर दिया? तो ऐसा कुछ नहीं अच्छा, है। एक और चीज़ है सर, अगर आपने जो सिनेरियो डेवलप किया था जिसके अंदर अज़रा को थप्पड़ पड़ता है, और अगर आपने अब तो मुझसे फेमिनिज्म वाले सवाल मत सोसाइटी की करना। तरफ एग्जैक्टली सर, क्योंकि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठी थी कि ऑन स्क्रीन एक लड़की, ये नहीं देखा जा रहा है कि उसका क्या है बेसिकली, क्या बैकग्राउंड है एंड ऑल, लेकिन एक लड़की को स्लैप किया जा रहा है। तो बहुत सारे क्रिटिक्स इस पे उठे थे, इन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किया, सोशल मीडिया हमारा रंगा हुआ था, एंड आई एम डैम श्योर कि जब उस चीज़ को देखा गया था डिफरेंट जगहों पे, प्लेटफॉर्म पे, तो लोगों ने अपने अपने कमेंट्स किए थे। आपके क्या तासुरात हैं सर, इस चीज़ को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? मुझे तो लोगों ने मुबारकबाद दी थी, और वो जो मुझसे
पिछली एपिसोड तक गालियां पड़ रही थी वो सारी ख़त्म हो गई थी, लोगों ने वाह करना शुरू की थी, ये होना चाहिए था, यही था एक्सट्रीम लेवल। तो सिर्फ एक थप्पड़ पूरे ड्रामे में, सिर्फ एक थप्पड़ था। बिल्कुल, ठीक है, जो फिल्म थे। इसके अलावा मर्द को भी पड़ा था, उसके बारे में कोई बात नहीं कहते। बेबी बाजी ने भी एक जगह नसीर को थप्पड़ मारा था, बिल्कुल, वो लोग भूल गए, सिर्फ इस थप्पड़ के ऊपर बात हो रही होती है, और ये थप्पड़ बड़ा राइटली पड़ा था। बिल्कुल, ठीक है। और जो आप बात कर रहे हैं, मुझे तो बहुत खुशी है, हाँ आवाज़ उठी थी 2-3 जगहों पे, खासतौर पर तो वो उन्हीं के लिए क्या मैसेज सर आप देना चाहेंगे? हमारा सिस्टर्स वाला जो ग्रुप है, मैं तो उस पर नहीं हूँ मुझे वहाँ से मेरी सिस्टर्स बताती थी कि उधर बड़ा फड्डा चल रहा है, और मुझे और लेकिन वो मुझे ये बताती थी कि मज़ा ये आ रहा है कि प्रो में ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ पे। उसके बहुत मीम्स बने हैं कि उसको रिप्ले कर करके जो है गाने लगा कर जो है वो लूप में चलाए गए हैं उसके थप्पड़ को। तो मेरे ख्याल में ये वो वाला थप्पड़ था जिसको बड़ा पॉजिटिव लिया गया है, दैट थप्पड़ वाज सेलिब्रेटेड। तो सो यू कैन से कि हम एक डे इस तरह बना सकते हैं जश्न चमाट लेकिन उस पर फिर बहुत ज़्यादा नहीं ऑनेस्टली मैं बात करूँ तो मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि मर्द की ये कमज़ोरी है कि वो औरत पे हाथ उठाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस मर्द से कमज़ोर तरीन मर्द कोई हो नहीं सकता जो औरत पे हाथ उठाए। बिल्कुल। बट बेबी बाजी की जहाँ बात करते हैं, उस सीन की बात करते हैं, उस सिनारियो की बात करते हैं, देखिए कैरेक्टर्स रियलिस्टिक थे। तो वो थप्पड़ कोई सऊद ने जवेरिया को नहीं मारा, बिल्कुल, वो जमाल ने अजरा को मारा, और उस जगह बड़ी नीड थी। अगर वो ना मारता है ना तो जमाल का कैरेक्टर को बचना ही नहीं था। लोग कहते हैं अबे भाई ये क्या कैरेक्टर ना मर्द है या बिल्कुल बहुत बोल रहे थे ना उससे पहले, तो यही चल रहा था और बिल्कुल उस थप्पड़ ने उसे दोबारा मर्द बनाया, वरना मावर तो डिक्लेयर हो चुका था। अच्छा, ये वर्ड जो आप बोल रहे हैं कि उसने उसको मर्द बनाया, अब ये कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन आ चुका है कि थप्पड़ मारने से ही वो मर्द होता है। देखिए मैंने इसीलिए इसका बिल्डअप दिया अपनी बात कह के, बिल्कुल, कि वहाँ पे उस सिनारियो में उस जगह पे कैरेक्टर ने कैरेक्टर को थप्पड़ मारा और जेन्युइनली मारा। और सोसाइटी में अगर आप सर देखें तो और मैं वो आपने बात की ना नामर्द है ये जो लोग कमेंट कर रहे थे, तो मैंने उन्हीं के रेफरेंस में ये बात रिपीट की। नो, आई क्लियरली से दैट कि औरत को मारना मर्द की मर्दानगी नहीं है। ट्रू। आई थिंक वहाँ पे वो डिजर्विंग था, वो स्लैप वाज डिजर्विंग। वो कोई और भी होता तो शायद वो मर्द को भी मार देता, उसका छोटा भाई या कोई और भाई उसकी माँ के बारे में कुछ कर रहा होता तो वो मर्द को भी मार देता। बिल्कुल। एक औरत की अगर किसी औरत के सामने उसके बाप की या उसकी माँ की इंसल्ट की जाएगी तो वो शायद मर्द को थप्पड़ मार दे कि तुम मेरे बाप के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो। तो वो उस सिनेरियो का थप्पड़ था। आई थिंक ये भी स्टैब्लिश आपको अपने नेक्स्ट ड्रामे में करना पड़ेगा जिसके अंदर ताकि आप इक्वली इस चीज़ को वेल डिफाइन कर सकें। स्टैब्लिश में उस वक्त करता सारिम जब इसका इतना ही ज़्यादा रिएक्शन आता। अगर उसकी चीज़ सेलिब्रेट हो गई तो मुझे तो इत्मीनान है ना कि ऑडियंस ने सही तरीके से उसको लिया, पॉजिटिव लिया। मैं क्रिटिक्स को क्यों लूँगा? ठीक है ना, मैं क्रिटिक की सुनने लगा तो ड्रामा इंडस्ट्री दूसरे दिन ही बंद हो जाएगी। बिल्कुल। हर तीसरे ड्रामे में तो क्रिटिसिज्म कर रहे होते, बिल्कुल। तो ड्रामा इंडस्ट्री चलेगी कैसी अगर राइटर्स क्रिटिक्स की सुनने लग गए। और जो मर्द का कैरेक्टर है जिस तरह आप सोसाइटी में देखते हैं, तो मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा कि मर्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से घर बचाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि हमने जमाल का भी कैरेक्टर देखा कि वो अपने चारों भाइयों की और चीज़ों को वो ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा, कि वो जो उसकी बात कह रही है अजरा उसको ज़्यादा नहीं कर रहा, और वो एक तरह से घर बना रहा है। जो आपका एक कैरेक्टर, एक बड़े भाई का जो हम जमाल का देखते हैं, सेंसिबल है, मैच्योर है, चीज़ों को लेट गो कर रहा है, माफ़ कर रहा है एंड ऑल दैट। सो व्हाट्स योर ओपिनियन कि एक औरत और एक मर्द घर अगर रखते हैं तो कौन ज़्यादा इस चीज़ को सोसाइटी में रखते हैं? यार देखो, अभी जो सोसाइटी का सिनेरियो है ना उसमें मर्द ही घर बचा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं उसके बाद बीवी घर पर आ रही है, वो उस मर्द के ऊपर एज लाइबिलिटी ही आ रही है, जिसके घर में ये सिखाया गया है कि जो ख्वाहिश तुम्हारा बाप पूरी नहीं कर सका वो तुम्हारा शौहर करेगा, वो हर चीज़ तुम्हें प्रोवाइड करेगा। अब उसकी आधी ज़िंदगी तो इसमें गुजर गई कि मैं पहले पढ़ लिख जाऊँ, नौकरी करूँ, नौकरी के बाद उसकी हो गई शादी। अब शादी के बाद वो बीवी की ख्वाहिशात पूरी कर रहा है, कपड़े ला दो, घर ला दो, उसके बाद बच्चे हो गए, बच्चों की पूरा। जब उसकी स्टेज आते हैं ना, जब उसको ये सेंस आए कि यार मेरी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, तो वो जब पलट के देखता है तो उस वक्त अचीवमेंट्स तो बहुत होती हैं, अचीवमेंट की खुशी नहीं रहती। वो उस उम्र से गुजर चुका होता है जहाँ अचीवमेंट आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट पैदा करे। तो मर्द जो है ना हमारी सोसाइटी में, ये बहुत बड़ी डिबेट है। अब आई डोंट नो आपने वो बाबी देखी है, नहीं देखी है, उसके अंदर भी यही औरत और मर्द की जिम्मेदारियों के ऊपर बात हुई थी ना। वो सरप्राइज, मैंने कहा यार इस सोसाइटी में भी अभी तक यही बातें हो रही हैं कि कौन बैलेंस करेगा कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें।
तो ये एक बड़ा बहुत Valid point वसी मौजू बहुत- है बहुत ज़्यादा जिस पे discuss- बार बार लिखा जाएगा और बार बार इसके जवाब दिए जाएंगे। अगर आप मुझसे पर्सनली ओपिनियन पूछते Exactly, your हैं opinion. तो मैं अपनी ओपिनियन ये कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में मर्द बहुत ज़्यादा करेक्ट और सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ट्रू। हालांकि इनके सामने ये बात करनी है लेकिन हम नहीं, मेजॉरिटी sir, में it's okay. हम मेजॉरिटी में सर It's an सच open को तो नहीं कर conversation. सकते ना आप नहीं नहीं over इट्स ऑन अ लाइटर नोट वी ऑल आर इक्वल बिल्कुल बट sir. इट वाज बट दैट इज समथिंग फिर वही हो जाएगा कुछ निकल आएगी चीज फिर वो सिस्टर्स वाले ग्रुप में एज अ मीडिया पर्सन हम ये चाहेंगे कुछ आप निकालें इनसाइट ताकि हमारे शो की रेटिंग और ज्यादा हो सके। नहीं रेटिंग्स हम और चीजों से से ही बढ़ा निकाल सकते हैं। सकते हैं। जरूरी है औरतों से पिटना। यू आर सेइंग समथिंग। ओके सर, एज अ राइटर मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके ऑब्वियसली फ्रेंड सर्कल तो होगा, तो क्या उनकी कॉल्स वगैरह आती थी कि प्लीज़ अगली एपिसोड बता दो या आगे क्या होने वाला है, या आपके घर में भी जो लोग होते तो वो इस बारे में पूछते थे? यार फ्रेंड्स वगैरह को छोड़ो, मेरा इंस्टा होता था, फेसबुक होता था, उस पर मैसेज आता था तो रैंडम लोगों के। अच्छा पहले आता था हेलो हाय सलाम बहुत मुबारक हो आपका ड्रामा हिट जा रहा है। अच्छा मैं जवाब ना भी देना चाहूँ, मैं कहता था यार अल्लाह इतनी इज्जत दे रहा है ये रूड हो जाएगा मैं जवाब ना दूँ, तो मैं थैंक यू का रिप्लाई। अगला आता था आज के एपिसोड में क्या होने वाला है? यार मैंने जवाब दिया ही क्यों, ये मैं सारे जवाब ड्रामा ख़त्म होने के बाद देता। तो चलो वो तो आपके फ्रेंड्स उनका हक है आपसे पूछने का। बहुत रैंडम लोग भी पूछ रहे थे हमें बता दें शाम को क्या होगा। एक सीन था जिसमें बेबी बाजी की फेक डेथ होती है, उससे स्क्रीन को आज शाम में वो एपिसोड आने थे, लोग मुझसे भी मर गई प्लीज़ बता दो, और मुझे गालियाँ कि मार दिया तुमने बेबी बाजी को, ये वो करता। मैंने कहा यार शाम तक का इंतजार कर लो भाई। दे डिडंट नो दैट कि वो तो चलो फेक है, आगे बहुत आगे एंडिंग सर उसकी आप एज अ राइटर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, मैं अपने घर की बात करूँ तो एक साइलेंस था जब हमने वो लास्ट एपिसोड देखा, ठीक है। तो और ज़ाहिरी बात है हर जगह सोशल मीडिया पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इस चीज़ को बहुत डिस्कस किया गया कि लास्ट एपिसोड जो किया गया था जिस तरह एंडिंग, एज अ राइटर व्हाट्स योर ओपिनियन? आई एम श्योर आपके पास डिफरेंट और भी आइडियाज़ होंगे कि उसके डिफरेंट और अल्टरनेटिव एंड्स हो सकते थे। एज अ राइटर क्या रीज़न था कि आपने स्पेसिफिकली वही एंड ड्राइव किया? देखिए बेबी बाजी की हिट होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बहुत रियलिस्टिक ड्रामा था, उसकी एग्जीक्यूशन भी बड़ी रियलिस्टिक थी। एक ड्रामा हिट ही इस वजह से हुआ है कि वो रियलिज्म पे बेस्ड है, उसके कैरेक्टर रियल लगते थे, उसकी सिचुएशन रियल लगती थी, वो सारी चीज़ें। तो उसकी एंडिंग अनरियल कैसे हो सकती थी? और रियलिस्टिक एंडिंग यही होती है कि आखिर में सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, जिसमें बिखरती हैं तो बिखरी ही रहती हैं, फिर समेटने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, तो वो रियलिस्टिक एंडिंग थी। और मज़े की चीज़ ये है कि उसकी एंडिंग डिस्कस ही इसलिए हो रही है कि उसने लोगों के दिमाग में सवाल छोड़ दिए, अजरा का क्या आज हुआ, तक यही डिस्कशन चल रहा है बेसिकली, अजरा का क्या हुआ, अस्मा की तलाक हुई कि नहीं हुई। इसकी वजह से अच्छा है ना हमें कुछ मवाद मिल गया आगे के लिए। अच्छा नाउ आई एम गेटिंग क्लोज के सीजन 2 में क्या हो सकता है, probably still you're not spilling the beans, that is good. ओके सर, थोड़ा सा ये बताएं, मैं मीडिया की स्टूडेंट हूँ तो आई रियली वांट टू नो, और मीडिया के सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि जो ये राइटिंग का है इसमें आगे हमारे फ्यूचर में और पाकिस्तान में क्या स्कोप है? बहुत ज़्यादा स्कोप है। इस वक्त इंडस्ट्री में राइटर्स की इतनी कमी है कि आपकी सोच है। तो हमें इसको एज अ करियर आप परस्यू करियर का देखें, करियर परस्यू ना आप ज़बरदस्ती नहीं करते। राइटिंग इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम द इनसाइड। लिखना मुश्किल नहीं है, लिखने के लिए यकसुई बरकरार रखना मुश्किल है। और अब जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो 5 मिनट की रील भी पूरी नहीं देखते हैं, 5 सेकंड के अंदर नहीं आया ना भाई हटाओ इसको यार आगे चलो, रील ऐसे घुमाते हैं। तो वो यकसुई चाहिए लिखने के लिए। तो बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। अगर आप राइटर बनना चाहते हैं आपके अच्छे दिन लाजमी आएंगे, आप बहुत अच्छा कमाएंगे कंपैरेटिवली तो जो अदर डायमेंशंस में, बट मेहनत बहुत है। टिप्स, एनी टिप्स कि जब स्टूडेंट्स लिख रहे हैं तो उनको बेसिकली ऐसे क्या चीज़ें करनी चाहिए कि उनका यकसुई बनी रहे, या किस तरह से वो इंस्पिरेशन या तो अपने सराउंडिंग से लें, या एज अ राइटर उनको एज अ ग्रूमिंग, क्योंकि जाहिर बात है स्टूडेंट्स हैं, तो वो किन स्टेप्स को लेते हुए एक प्रॉपर तरीके से स्टोरी डेवलप या कैरेक्टर उसको ड्राइव करें एंड आर्क ऑल दैट? सारे इसके लिए ना इम्पॉर्टेंट चीज़ पता है क्या, सिर्फ ये है कि अगर आप लिखना चाहते तो लिखें। मेरे पास इतने लोगों का मैसेजेस आता है हम राइटर बनना चाहते हैं, उनका जी बन जाए तो वो कहते हैं कि ना आप हमें गाइड करें। मैं कहता हूँ अच्छा आपके पास कोई स्टोरी है? कहते हैं मैंने कहा आप मुझे लिख कर भेज दें, सिर्फ स्टोरी लिख के भेज दें, कुछ ना करें।
यकीन करें वो गायब हो जाते हैं, वो स्टोरी तक लिख के नहीं भेजते। ठीक है, तो लिखने के राइटर बनने के लिए लिखना ज़रूरी है। हम लोग सोचते रहते हैं हम राइटर बनने, खुद मेरे साथ भी यही वाला फेज़ आता है। मैं कहता हूँ अच्छा कल लिखूँगा, परसों लिखूँगा, यकसुई वाला जो होता है ना। फिर राइटिंग इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिप्रेसिव जॉब। अकेले बैठ के फिर वो जो कैरेक्टर्स का डिप्रेशन है वो अपने अंदर आ जाता है, फील करना ज़रूरी है, फील कर रहा होते हैं, आप बेजार होते हैं। मेरे ड्रामे में वो डेथ तो गई थी, आप यकीन करें 2 से 3 दिन मुझे ऐसा लगा मेरे अपने घर में कोई मर गया है। अब लाइक दैट, मैं पेरेंट्स परेशान, मैं उनको क्या बताऊं कि सिद्दीकी साहब की डेथ हुई, डेथ का सीन लेके निकलूंगी। और फिर हम सब ने भी एक्चुअली वो फील किया, नॉट जस्ट एज अ राइटर, एज अ व्यूअर। थैंक्स टू गॉड, अल्लाह ताला ने वो शायद उस तरह से निकाल लिया मेरे अंदर से। इमोशनली आपने उस सीन को एग्जीक्यूट किया था। आई मस्ट कुडोस। एग्जीक्यूशन का क्रेडिट ऑफ कोर्स गोज टू द डायरेक्टर, बट लिखना मैंने। exactly, और यकीन करो वो सीन लिखने के बाद मैं 2-3 घंटे वाकई रोता रहा हूँ। और कई दफ़ा ऐसा होता था कि मैं अपने वालिद साहब को ना सिर्फ ऐसे देखता रहता था, मुझे ऐसा लगता था वन डे आई विल लूज हिम। एंड दैट वाज द फीलिंग कि मैं फिर डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। जो आप टिप की बात कर रहे हैं ना, ऐसे में लिखने के लिए टिप नहीं चाहिए, लिखते वक्त जो सिनेरियोज होते हैं ना उसके लिए टिप्स चाहिए, और वो हर इंसान के लिए मुख्तलिफ हैं। आप जेन्युइनली स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि यार ये करो, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो वो आपको डिस्कशन करना चाहिए सीनियर राइटर्स के। अगर आप कोई भी राइटर बनना चाहते हो उसके लिए जो बेसिक टिप है वो ये है कि आप किसी सीनियर राइटर को असिस्ट करें, या फिर अपना स्क्रिप्ट उससे एडिट कराएं, या किसी सीनियर राइटर का स्क्रिप्ट एडिट करना शुरू करें। मैं एडिटिंग में बहुत काम किया है, मैंने बहुत बड़े बड़े राइटर्स के स्क्रिप्ट एडिट किए हैं, पढ़ा है, उनके अंदर करेक्शंस किए हैं। तो मुझे ये पता है कि यार अच्छा स्क्रिप्ट क्या होता है और बुरा स्क्रिप्ट क्या होता है। तो जब मैं अपनी एपिसोड लिखता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि बुरी एपिसोड लिखी है, अच्छी एपिसोड लिखी है, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। आई थिंक यहाँ पर हमारे भी सवाल ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी जो ये पॉडकास्ट देखेंगे लोग वो इन सब जो हमने बातें की हैं यहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगे। आई होप उनको जवाब मिल गए होंगे उनके इस आज के पॉडकास्ट में। सर थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और आप यहाँ पर आए। माय प्लेजर। तो थैंक यू, एंड आई होप, उम्मीद करेंगे आप यहाँ पे दोबारा आएंगे और हमारे साथ इसी तरीके से पॉडकास्ट करेंगे बेबी बाजी 2 पे इंशाल्लाह। ज़रूर इंशाल्लाह। एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों ने बड़े स्पेसिफिक और बड़े जामे सवालात किए, तो मुझे खुशी है कि बड़े कंक्रीट सवाल थे, शैलो नहीं थे, ऐसा नहीं था कि हम वक्त पास कर। और एज अ स्टूडेंट जो हमारे लिसनर्स हैं उनके लिए आपने बहुत अच्छी टिप्स दी हैं सर, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जो लर्नर्स हैं वो ज़ाहिरी बात है आपके इस शो से इंस्पिरेशन लेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, और जो हमारा अभी डिस्कशन है आई एम ग्लैडली श्योर कि वो उससे भी इंस्पिरेशन लेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग at Bahria University and for giving us time, and I hope इंशाल्लाह आपसे दोबारा ज़रूर बेबी बाजी 2 के बाद इंशाल्लाह हम उस शो से रिलेटेड फिर आपसे हम बात करेंगे। मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये कि जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं उनसे मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, तो मैं चाहता हूँ अल्लाह ये इज़्ज़त कायम रखे, और बेबी बाजी 2 भी अगर आ रहा है तो इतना ही बड़ा। वी आर क्वाइट श्योर कि इंशाल्लाह आ रहा है, आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। Until next time, hopefully season 2 के बाद हम आपको ज़रूर कॉल अगेन यहाँ पे बुलाएंगे। Until then, अल्लाह हाफ़िज़।